हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बी एंड बीपीएससी। टीआरई 4 का स्टेट 2 हम लोग कर रहे थे और 86 तक जो है हमने कवर कर लिया था। 87 से आज शुरू करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? आपके ऑप्शंस हैं दिसंबर तथा जनवरी, अक्टूबर तथा नवंबर, सितंबर तथा अक्टूबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर तथा अक्टूबर। सितंबर तथा अक्टूबर में जो है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। और अंटार्कटिका का जो है ओजोन परत में जो है आपका छिद्र का कब पता लगाया गया था? तो 1985 में जो ईस्वी में जो है इसका पता लगाया गया था। आप डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पिरामिड क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पिरामिड को, तो आप ध्यान से देखिए। नीचे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक और प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं ऊर्जा का सीधा पिरामिड, बायोमास का उल्टा पिरामिड, संख्या का सीधा पिरामिड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये पिरामिड जो है ये दर्शाता है बायोमास का उल्टा पिरामिड को जो है ये दर्शा रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बायोमास का उल्टा पिरामिड, जिसमें जो है आपका प्रोड्यूसर नीचे होता है और उसके बाद जो है हर्बीवोरस होता है, उसके बाद जो है कार्निवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। देखिए आपसे आपकी प्रश्न है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं हवा का दबाव, चुंबकीय अंतर, किरण के अपवर्तन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा के दबाव के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? आपके ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, पी तरंग, रेडियो तरंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो है इसमें पी तरंग भी है, ध्वनि तरंग और पी तरंग जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं। ओके, पी तरंग भी है और पी तरंग भी है और ध्वनि तरंग भी है, ये दोनों जो है यांत्रिक तरंगे हैं। इसलिए जो है ऑप्शन के अनुसार जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। पी तरंग और ध्वनि तरंग ये दोनों जो है यांत्रिक तरंगे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है क्वथनांक, गलनांक, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है आपका। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट याद रखेंगे, त्रिक बिंदु। जहां पर जो है क्या होता है, इस बिंदु पर जो है पदार्थ की जो है ठोस, तरल तथा गैसीय यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसीय रूप का जो है सह अस्तित्व होता है। इसी कारण से जो है इसे ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रात के दौरान नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होती है? रात में जो है नेट ऑल वेव विकिरण में किसकी अधिकता होता है? आपके ऑप्शन है दीर्घ तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण, दृश्यमान सीमा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रात के दौरान जो है नेट ऑल वेव विकिरण में जो है दीर्घ तरंग विकिरण की अधिकता होती है। दीर्घ तरंग विकिरण करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग ऑप्शन ए में है। दीर्घ तरंग विकिरण का जो है अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? पियरे तथा मेरी क्यूरी, माइकल फैराडे,
एफ जोलियो क्यूरो और आयरन क्यूरी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सर्वप्रथम जो है एफ जोलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी थे, इन्होंने जो है रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ जोलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण है? सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है एक इसका भिन्नता जो है ये एक होगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता का एक मुख्य लक्षण कि सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, केसर सैफरन किससे प्राप्त होती है? हिबिस्कस के पुंकेसर से, क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से, इंडिगोफेरा की जड़ से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। केसर जो है आपको कहाँ, ये जो है आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो केसर जो है ये इसका कहाँ जो है, कश्मीर में होती है केसर, आप ये भी याद रखेंगे। और देखिए आपका जो है ये जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोकस, आप याद रखेंगे क्रोकस पादप के स्टिग्मा से, स्टाइल और स्टिग्मा से जो है ये प्राप्त होता है, यानी कि कोशक पादप के क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से जो है इसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोकस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन के अनुसार जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, और असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट जो है 1932 में। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को जो है इसमें निहत्थे लोगों को जो है एक सभा बुलाई गई थी जालियांवाला बाग में, अमृतसर में। वहां पे जो है निहत्थे लोगों को जो है के ऊपर जो है गोली चला दी गई थी, और हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और जनरल डायर द्वारा जो है ये गोली चलाई गई थी। आप ये भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? देखिए आपके ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, साइमन कमीशन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट अधिनियम। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा गया, इसी अधिनियम के खिलाफ जो है लोग एकत्रित हुए थे जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, और इसी दिन जो है इसी के खिलाफ जब वो एकत्र हुए थे, उसी समय जो है उन्हें गोली चलाकर मार दिया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है वो सभी एकत्र हुए थे, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था?
आपके ऑप्शन है लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में जो है गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिले थे। वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने जो है अपने चंपारण की समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी दी, और वहां से जो है उन्होंने उन्हें चंपारण आने के लिए जो है अनुरोध किया था। उसके पश्चात जो है वो चंपारण आए थे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुई थी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है उन्होंने अपनी चंपारण की समस्याओं के बारे में जो है बताई थी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस है, इस दिन राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, इस दिन राष्ट्रगान के चयन हेतु नेताओं द्वारा आपसी विचार किया गया था, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, इसलिए जो है इसी कारण से जो है इस दिन का महत्व है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था इस दिन, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है लंबाई में चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? आपके ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यानी कि उनमें जो है नैतिकता नहीं है। उच्च वर्ग और उच्च वर्ग में जो है नैतिकता और शारीरिक रूप से जो है वो उन्हें मृत माना गया था। इन्होंने जो है ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनका और एक फेमस कोट भी आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद का, कि उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए, खासकर हम TRE 4 का यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आपको जो है इस बार एक सीट लेना ही है, कंफर्म आपको कर लेना है। आपको अपने मेहनत के द्वारा जो है आप कंफर्म करेंगे। आप कितना मेहनत करते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी जो है आप सफल होंगे अपने जीवन में। ठीक है, आते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ए में है। राजा राम मोहन द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन में जो है उन्होंने सभी को राजी कर लिया था।
कलकत्ता अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत में जो है इन्होंने साथ देने के लिए और सातवां असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी जो है इन्होंने राज्य को लिया था महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। यदि आपने पढ़ा है पॉलिटी तो आपको ये आंसर जरूर पता होगा। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है किस देश की संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान लिया गया है। और एक याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है ये भी यूएसए से ही लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपसे पूछा गया है कि असत्य कौन सा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, यह नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, यह छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, यह भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है अब देखिए छुआछूत से संबंधित जो है यहाँ पे बताया गया है कि छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं होता है, मौलिक अधिकार जो है छुआछूत के विरुद्ध में है। अस्पृश्यता का अंत जो है आपने अनुच्छेद 17 में पढ़ा होगा, तो उसी के तहत जो है मौलिक अधिकार में ये बताया गया है कि आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत का नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में कहा गया है छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है, इसलिए ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखिए तो मेंडेमस जो है एक याचिका है जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें जो है ये कहा जाता है कि वो वही कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेंडेमस। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला वीडियो में फिर से जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपके कोई भी दोस्त हैं उन्हें भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वे जो है वो भी अपनी तैयारी कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।